बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के सीरीज़ का 7वां लेक्चर है, जिसमें आज हमें आपको प्रोडक्शन के हवाले से आपसे बात करनी और अच्छी तरह से समझना है कि प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से चीज़ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और इसको आप एज अ मैनेजर या एज अ एंटरप्रेन्योर आपको जितनी अच्छी सूझबूझ होगी प्रोडक्शन के हवाले से, उतने अच्छे मैनेजर या आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। राइट, सो हम आज का टॉपिक जो है प्रोडक्शन शुरू करते हैं और देखते हैं प्रोडक्शन। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट पुट टुगेदर रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड प्रोड्यूस अ गुड पीपल विल बी विलिंग एंड एबल टू परचेज। इसमें गौर से देखिएगा, कुछ चीजें आपको नजर आई। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर। ये 4 आपके फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या एंटरप्रेन्योर होता है, ये बाकी 3 फैक्टर्स को क्या करता है? इकट्ठा करता है, पुट टुगेदर। राइट, और कोई चीज प्रोड्यूस करता है, काहे के लिए? ताकि लोग उसे खरीदें। राइट, न सिर्फ वो खरीदने की लोग ख्वाहिश रखते हैं उस चीज को, बल्कि उसके खरीदने की कुव्वत भी रखते हैं। याद रखिएगा, व्हाइल प्रोड्यूसिंग समथिंग, राइट, प्रोड्यूसर के बैक ऑफ माइंड ये चीज चल रही होती है कि वट एवर ही इज प्रोड्यूसिंग, तो वो पहले मार्केट रिसर्च कर चुका होता है कि पीपल वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट, इट मीन दे आर विलिंग टू बाय दैट प्रोडक्ट। और प्लस वो उसको खरीदने की सिर्फ ख्वाहिश ही नहीं रखते, बल्कि दे उनके पास उसको खरीदने की कुव्वत भी मौजूद है। आपको याद होगा ना, लेक्चर 2 में हमने आपको बताया था कि डिमांड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पावर ऑफ परचेज एंड विल टू परचेज। अच्छा, अगर कंज्यूमर की पावर है और विल नहीं है, या विल है और पावर नहीं है, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। ओके, सो प्रोड्यूसर लैंड, लेबर और कैपिटल को इकट्ठा करता है और कुछ चीज प्रोड्यूस करता है, और प्रोड्यूस करता है वो चीज जो पीपल विल बी विलिंग एंड एबल टू परचेज। ओके, सो प्रोडक्शन क्या हुआ फिर? An entrepreneur must put together resources. What are these resources? Land, labor or capital, and produce a product people will be willing and able to purchase. Right? Willing and able to purchase, किसी भी commodity को तो वो डिमांड होता है, तो हम इसे कह सकते हैं कि वो चीज प्रोड्यूस करता है जिस चीज को लोग डिमांड कर रहे होते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको प्रोडक्शन अच्छी तरह से समझ आ गई। अब फिर दोबारा से थोड़ा सा आपको क्लियर करें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। राइट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या प्रोड्यूसर है या एंटरप्रेन्योर है, आप इसको कोई भी नाम रखते हैं, ले लें, तो ये इकट्ठा करता है लैंड, लेबर और कैपिटल, तीनों फैक्टर्स को इकट्ठा करता है। ठीक है, और करता क्या है? चीज को प्रोड्यूस करता है। लैंड जब लेता है तो उसकी बस वो रेंट दे रहा होता है, कैपिटल जब लेता है उसके बस वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा होता है, और लेबर को जब हायर करते हैं तो उसको वेज दे रहा होता है। ठीक है, तो इन तीनों को वो क्या करता है? इकट्ठा करता है। इकट्ठा करके वो क्या करता है? कोई चीज प्रोड्यूस करता है। काय के लिए करता है? ताकि लोग वो चीज प्रोड्यूस करता है जिसकी लोग डिमांड कर रहे हैं। राइट, और डिमांड क्या होती है? आपको याद है ना, पावर एंड विल। ये जब दोनों इकट्ठी हो जाए तो हम कहेंगे डिमांड है। ओके, सो प्रोडक्शन क्या हुआ पर? एन एंटरप्रेन्योर must put together resources, land, labor and capital and produce a product people will be willing and able to purchase. Okay, now what is production function? Right, production function is the relationship between input and output. Okay, generally एक आपको ऐसे simple सी बात बताइए। ठीक, अब ये input land, labor, capital, right, और output quantity, right? So the relationship between the amount of input required and the amount of output that can be obtained is called production function. It means the relationship between input and output. इसको थोड़ा सा और elaborate करें, the relationship between quantity and labor, land and capital, right? So the relationship between factors of production and quantity,
So the relationship between the amount of input required and the amount of output that can be obtained is called production function. Clear है? Now what can we say about marginal product? अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब हमने आपको यूटिलिटी पढ़ाई थी, तो जब भी लफ्ज मार्जिनल आपके सामने आए तो उससे मुराद आपने नेट लेना, नेट चेंज, राइट? जैसे मार्जिनल यूटिलिटी, नेट चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगी? नेट चेंज, जिसे आप कहेंगे नेट चेंज इनपुट की और नेट चेंज आउटपुट की, राइट? आपने इनपुट में कितनी चेंज लाए जिससे आउटपुट में कितनी चेंज आई, राइट? सो चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट। सो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। अब इनपुट क्या होती है? लेट्स से लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। सो चेंज इन क्वांटिटी divided by change in labor, right? So what can you say about marginal product? As the quantity of a variable input, you remember labor for example, right? Increase when all other inputs are fixed. कैपिटल और लैंड को हमने फिक्स रखा और लेबर को हमने इंक्रीज कर दिया। तो अब लेबर के इंक्रीज होने से जो आउटपुट में इंक्रीज हुई है, राइट, जो आउटपुट में इंक्रीज हुई है उसे हम क्या कहेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट। सो as the quantity of a variable input increases while all other factors are fixed, output rises। बड़ी सादा सी बात है कि देखिए आप इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगी, ठीक है? अब ये जो आउटपुट बढ़ती है ना, ये कितनी बढ़ती है? इनपुट के बढ़ाने से जो आउटपुट बढ़ी है, मसलन एक मजीद मजदूर लगाने से जो आउटपुट बढ़ी है वो कितनी है? उसको हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल। मसलन अगर 10 मजदूर मिलके प्रोडक्शन दे रहे थे 100 मार्कर, लेट्स से मार्कर की हम बात करें, और 11वां मजदूर हमने लगाया तो मार्कर्स की जो है वो प्रोडक्शन 110 हो गई। तो 11वें मजदूर की एडिशन की वजह से आउटपुट में कितनी चेंज हुई? दैट इज 10। सो चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर। सो चेंज इन आउटपुट कितनी है? 10। लेबर कितनी चेंज है? 1। सो 10/1 इज इक्वल टू 10। सो इट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 10, okay, in the example जो अभी हमने आपको दी है। So again we will go through this as the quantity of a variable input increases while all other inputs are fixed, output rises, we know that, and initially output will increase more and more rapidly, but eventually it will slow down and perhaps even decline, right? So this is called of law of diminishing marginal return. What is called? Law of diminishing marginal return। अब मैं इसको मजीद एलेबोरेट करते हैं। देखें, फर्ज कर लें आपने कमरा या एक कारखाना रेंट पे लिया हुआ है, राइट? उसके अंदर आपने 4 मशीनें रखी हुई हैं, ठीक है? अब उन 4 मशीनों पर आपके लेट्स से के 4 मजदूर काम कर रहे हैं 8 घंटे के लिए, ठीक? अब अगर आप एक शिफ्ट एक्सटेंड कर देते हैं, एक शिफ्ट और बढ़ा देते हैं, ठीक है, एक शिफ्ट और लगा देते हैं, राइट? कैपिटल तो फिक्स है, एक शिफ्ट एक्सटेंड कर ली, या 4 मजदूर काम कर रहे थे ना, अब आपके 5 मजदूर काम कर रहे हैं, तो आउटपुट बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, राइट? अच्छा, अब अगर 6ठा मजदूर लगाएं, आउटपुट फिर बढ़ेगी, लेकिन वो उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी आपकी 5वें मजदूर पे बढ़ी थी। अगर आप 7वां मजदूर लगाएंगे उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी आपने 6ठे पे लगाई। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कैपिटल तो फिक्स है ना, ठीक है? तो आप फिक्स कैपिटल के ऊपर आप लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, आउटपुट बढ़ेगी। पहले वो बढ़ेगी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है? मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। व्हाट इज कॉल्ड? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। सो अगर आप देखें, इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगी। इनिशियली क्या होगा? आउटपुट विल राइज मोर एंड मोर रैपिडली, बट इवेंचुअली इट विल स्लो डाउन एंड परहैप्स इवन डिक्लाइन। जब वो स्टार्ट डिक्लाइनिंग, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, राइट? सो जैसे कि आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी याद है, इसी तरह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न भी होता है, ठीक है जी? तो जस्ट आपको ये इतना बताना मकसूद था, राइट, कि जैसे जैसे आप अगर एक चीज फिक्स रखी हुई है और आप अपने उस पर लेबर को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो आउटपुट बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी किस शरह से? गिरती हुई शरह से। इट विल इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, राइट? इंक्रीज तो करेगी लेकिन गिरती हुई शरह से, ओके? सो इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, ओके? नाउ it holds that we will get less and less extra output when we add additional doses of an input while holding other input fixed.
इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। यानी कि ये क्या होती है कि अगर आपने कैपिटल को फिक्स रखा हुआ है और लेबर को बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है जी, तो फिर क्या होता है, ये आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो गिरती चली जाती है, ठीक है जी। तो इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं, ठीक है जी। नाउ combining resources, there are many combination of resources that can be used, right? Consider the following table showing different number of machines and amount of capital that hypothetical firm, let's say India की एक फर्म है, let's say पाकिस्तान की एक फर्म है, right? So might use, right? So वो हम देखते हैं। Look at this, पहले कॉलम में आप देखें नंबर ऑफ मशीन्स हैं, राइट। दूसरे कॉलम में देखें अगर कैपिटल की यूनिट 5 है, तीसरे में 10 हैं, फिर 15, 5 हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ मैकेनिक्स है, फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ मैकेनिक्स, दूसरे कॉलम में आपके कैपिटल है, कैपिटल कितना है 5, ये फिक्स है, राइट। अब जस्ट पहले और दूसरे कॉलम को आपने देखने, राइट। सो पहले कॉलम में मैकेनिक्स है और दूसरे कॉलम में क्या है आपका कैपिटल है, कैपिटल कितना फिक्स है 5, राइट। अब आप देखें प्रोडक्शन जो है, नीचे आप जब 0 लेबर है तो प्रोडक्शन कितनी है 0 है, लेबर 0 है, कैपिटल के यूनिट कितने हैं 5, आउटपुट कितनी है 0। अब लेबर हो गया 1, लेबर कितना हो गया 1, ठीक है। अब आप देखें कि आपकी जो नंबर ऑफ कैपिटल्स है वो कितना है 5, अज्यूम कर लें 5 मशीनें इस्तेमाल हो रही है। अच्छा अगर 0 लेबर है तो प्रोडक्शन कितनी है 0। अब आप देखें अगर 1 लेबर है, ठीक है जी, तो प्रोडक्शन है आपकी 30, दैट इज 30, मशीनें कितनी है 5, सो 1 लेबर 5 मशीनें प्रोडक्शन 30, 2 लेबर 5 मशीनें प्रोडक्शन 60, 3 लेबर 5 मशीनें प्रोडक्शन 100, 4 लेबर 5 मशीनें 130, 5 लेबर 5 मशीनें प्रोडक्शन 130, 6 लेबर 5 मशीनें प्रोडक्शन 110, राइट। लुक एट दिस, 7 मशीनें 7 मैकेनिक्स और 5 कैपिटल यानी कि मशीनें प्रोडक्शन 100। सो आपने देखा कि ये आपके क्या है नंबर ऑफ मैकेनिक्स मीन लेबर, दिस इज लेबर, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। आपने देखा नंबर ऑफ मैकेनिक्स 0 to 7 है और कैपिटल आपका कितना इस्तेमाल हो रहा है 5, मीन फर्ज करें मशीनें 5 हैं, तो आपने देखा कि नंबर ऑफ लेबर बढ़ा रहे हैं और कैपिटल हमने क्या रखा हुआ है फिक्स 5, तो प्रोडक्शन आपकी बढ़ रही है। अब शुरू में देखें 0 से 30 हुई, 30 से 60 हुई, 60 से 100 हुई। अब आप देखें पहले इंक्रीज 30 का आया, फिर इंक्रीज कितना आया, जब दूसरे से तीसरे हमने मैकेनिक रखा तो इंक्रीज 40 का आया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी हुई 40। जब तीसरे से चौथे पर आए तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 30, तो आपने देखा पहले कितनी थी 40 फिर हुई 30। अब क्या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहले बढ़ी, फिर क्या करना शुरू होगी, गिरना शुरू हो गई। फिर क्या है 4 से 5 की है तो प्रोडक्शन में कोई इजाफा नहीं है, 5 से 6 और 7 करें मार्जिनल प्रोडक्शन में डिक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है जी। तो पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो 0 हो गई, फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी। सो आपने ये गौर किया कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या करती है, गिरती चली जा रही है। 40 यहां से आप देखें 40, फिर 30, फिर 0, फिर -20, फिर -10, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है, राइट। सो अल्टरनेटिव क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन, पहला रिसोर्स कॉम्बिनेशन क्या है 0 and 5, 0 लेबर और 5 मशीन्स, राइट, या 0 मैकेनिक हो और 5 मशीन हो, प्रोडक्शन कितनी होगी 0 ही होगी ऑब्वियसली। और अगर मैकेनिक 1 है और मशीनें 5 हैं, प्रोडक्शन 30 है, अब दूसरा मैकेनिक आ गया, प्रोडक्शन 60 होगी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। अब अगले थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को देखें। फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ मैकेनिक्स है, मीन लेबर है। थर्ड कॉलम के अंदर कैपिटल की कितनी है 10, फर्ज करें ये मशीनें 10 मशीनें, राइट। मजदूर 0 है, मशीनें 10 हैं, मजदूर कितने हैं 0, मशीनें कितनी है 10, राइट। सो इससे प्रोडक्शन कितनी है 0, ऑब्वियसली मजदूर ही नहीं है, काम ही नहीं हो रहा। फिर मजदूर आपने 1 रखा, मीन मैकेनिक आपने 1 रखा, मशीनें 10, प्रोडक्शन 100, फिर 2 रखे, मशीनें 10 ही हैं और प्रोडक्शन 250 हो गई। फिर थर्ड मैकेनिक और 10 मशीनें
360, 440, 500, राइट। लाइकवाइज अगर आप मशीनों की तादाद 15 कर दें और मजदूरों को बढ़ाते चले जाएं तो ये आपके कॉलम 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, जो इन कॉलम्स को आप बड़े गौर से देखिए, आप देखा कि आपकी मशीनरी फिक्स है और आपकी जो है वो मैकेनिक्स आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो उससे आपकी आउटपुट बढ़ती चली जा रही है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बट आप इस रिलेशनशिप को जरा गौर से देखें, पहले वो इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट कर रही है, राइट। सो पहले आपकी माइनर प्रोडक्टिविटी जो है ना वो, फिर वो क्या करती है, गिरती चली जाए। माइनर प्रोडक्टिविटी क्या करती है, गिरती चली, तो माइनर प्रोडक्टिविटी हमेशा गिरती चली जाती है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टेबल। ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी हियर प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन। अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फर्क पहले मैं आपको बता दूं, ताकि आपको ये टर्म जब भी इस्तेमाल हो, शॉर्ट रन आपके जहन में आ रहा हो और लॉन्ग रन का टर्म आए तो आपके जहन में। मैंने आपको अच्छी तरह से पहले भी बता रखा है कि शॉर्ट रन वो अरसा वक्त होता है कि जिसमें आपके पास इतना वक्त तो होता है कि आप मजदूर ज्यादा कर लें, लेकिन इतना वक्त नहीं होता कि आप नई मशीन ले लें, नया कारखाना हायर कर लें, राइट। सो मीन इन अदर वर्ड, कैपिटल इज fixed, land is fixed, other factors all are fixed. You can vary only labor. If you want to increase the production, you only varies labor. So सिर्फ लेबर की ऑप्शन होती है शॉर्ट रन के अंदर। आपके पास कौन सी ऑप्शन होती है, सिर्फ लेबर की। आप आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं तो लेबर को बढ़ा लें। अब मैं इसको इस तरह से कहूँ, शॉर्ट रन वो ऐसा वक्त होता है जिसमें लेबर के अलावा सारे वेरिएबल फिक्स्ड होते हैं। ओके, सो ये शॉर्ट रन हो गया। सो अब हम प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन देखेंगे। जब प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन की बात आएगी तो उसमें ज़हन में रखें, जब when we say short run, by short run you mean that is the time period when producer is unable to extend their project, extend their machines, or extend their the building in which they are producing. So the only option if they want to increase the production is to increase the labor, right? The short run is a period just short enough that at least one resource, input, industrial plant, machine, cannot be changed. Right, it means is fixed or inelastic, right? Thus, in the short run, production of a commodity can be increased by increasing the use of variable input like labor or and raw material. यानी कि capital fix, land fix, आपके पास ना इतना वक्त नहीं है कि आपको उसको, तो आप किसको चेंज कर सकते हैं अगर आप प्रोडक्शन बढ़ानी है, रॉ मटेरियल और लेबर को। ज्यादा लेबर करके रॉ मटेरियल ज्यादा करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन आपको समझ आएगी। इफ यू वांट प्रोड्यूस इन शॉर्ट रन तो आपको कैपिटल क्या होगा, फिक्स होगा। क्यों फिक्स होगा कि इतना अरसा वक्त आपके पास नहीं है कि आप नया कैपिटल ला सके। ओके, सो प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस व्हेन वन रिसोर्स इज फिक्स्ड। क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन वन रिसोर्स इज फिक्स्ड, राइट। सो एग्जैक्टली हम आपसे पहले ये डिस्कस कर चुके हैं, हम दोबारा ये बात आपको बताते हैं कि फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ मैकेनिक्स है, सेकंड कॉलम को आप देखें तो आपका कैपिटल फिक्स है वो 5 है, और आपने जैसे जैसे मैकेनिक्स बढ़ाते जा रहे हैं आपकी आउटपुट बढ़ती जा रही है। थर्ड कॉलम को आप देखें तो आप देखें अब कैपिटल 10 है, और इसी तरह से 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। दिस इज हाउ हमने मुख्तलिफ ऑप्शन में आपको कैपिटल दिखाया। अब ये फिक्स है, जैसे जब मैकेनिक बढ़ाते चले जा रहे हैं आपकी प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है। सेकंड कॉलम को मैंने जरा हाईलाइट किया हुआ है, रेड हाईलाइट आपको नजर आ रहा है, तो इसे जरा गौर से देखें। सो जब जीरो मैकेनिक है तो प्रोडक्शन 0 है, बेशक मशीनें आपके पास या कैपिटल आपके पास 10 है। मैकेनिक 1 हुआ तो प्रोडक्शन 100 हो गई, तो चेंज कितनी है 100 की। फिर आपने देखा जब दूसरा मैकेनिक लगाया तो प्रोडक्शन कितनी हो गई आपकी 250 हो गई। तो नेट चेंज by hiring another labor unit that is from 1 to 2, एक और मजीद आपकी प्रोडक्टिविटी जो टोटल प्रोडक्शन जो है 250 हो गई। तो आपने देखा चेंज कितनी आई आपकी 150। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी बड़ी आपकी, आपने गौर किया 150। सो इट मीन पहले लाने से 100, दूसरे ऐड करने से उसकी नेट प्रोडक्टिविटी 250 हो गई, तीसरा लाए तो 360 हो गई। इट मीन दिस टाइम इंक्रीज इज 110 ड्यू टू third laborer, the production increased by 110. So net change in production by hiring the third labor is 110. आप इसे गौर से देख रहे हैं। फिर आगे आप देखें
इसी तरह से 440 हो गई। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहले बड़ी थी ना, अब वो गिरना शुरू हो गई। जब आपने फोर्थ लेबर हायर किया तो 360 से 440 हो गई, यानी कि 80 यूनिट प्रोडक्शन आपकी बढ़ गई, राइट। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फोर्थ लेबर की कितनी है? 80। तो थर्ड की कितनी थी? आपने गौर किया 110 थी, फोर्थ की 80 हो गई। तो आपने देखा अब गिरना शुरू हो गई, पहले बड़ी थी अब गिरना शुरू हो गई। और फिफ्थ आपने देखा तो 440 से 500 हो गई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि नेट चेंज इन प्रोडक्शन 60 हो गई। तो अब आपने देखा फोर्थ की 80 थी, सिक्स की आपकी फिफ्थ की आपकी जो है वो आपकी 60 हो गई। और 6 लगाया तो आपकी टोटल प्रोडक्शन 540 हो गई। 5 थे तो 500 थी, 6 हो गया तो 540 हो गई, चेंज आ गई 40। तो माइनर प्रोडक्टिविटी आपकी कितनी होगी? 40। लाइकवाइज सातवां मजदूर आपने जब हायर किया तो आपकी प्रोडक्शन 550 होगी, नाउ माइनर प्रोडक्टिविटी इज ओनली 10। सो आपने देखा कि पहले माइनर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मैक्सिमम पहुंच हुई, गिरना शुरू हो जाती है, गिरती गिरती वो जो है आगे अगर 8 मजदूर लगाए या 9 लगाए तो ये नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो हमने जस्ट वी एक्सप्लेन वन कॉलम, यू कैन इन सारे कॉलम्स के रिलेशनशिप को जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम का रिलेशनशिप, आपने इसी तरह से फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ कॉलम, फर्स्ट एंड फिफ्थ कॉलम वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड करना है, देखने हैं कि कैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ती है और फिर गिरती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। नाउ अब बात आएगी लॉन्ग रन की। अब किसकी बात आ गई? लॉन्ग रन। लॉन्ग रन शॉर्ट रन के उलट, ठीक है। शॉर्ट रन दैट टाइम पीरियड जिसमें आप ना कैपिटल एक्सटेंड कर सकते हैं, ना आप लैंड एक्सटेंड कर सकते हैं, कारखाना बढ़ा नहीं सकते, आप जो आ गई लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर तमाम वेरिएबल, तमाम फैक्टर्स जो है वो वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है। दैट द लॉन्ग रन is a period sufficiently long that all factor including capital can be adjusted or variable, right? So अब इतना लंबा टाइम है आपके पास है, लॉन्ग रन कहते हैं उसको है, जिसके अंदर आप तमाम फैक्टर्स और प्रोडक्शन एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो कैपिटल है, चाहे वो लैंड है, राइट, तो चाहे वो लेबर है, राइट। सो इट मीन कि इसमें तमाम वेरिएबल्स, नन इज फिक्स्ड, हेंस नो नीदर कैपिटल नॉर लैंड इज फिक्स्ड, मीन दीज ऑल आर वेरिएबल द वे दे वर वेरिएबल, लेबर वाज वेरिएबल इन शॉर्ट रन, राइट। सो ये सारे वेरिएबल हो गए, राइट। लॉन्ग रन आपको समझ आया? लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। लॉन्ग रन वो अरसा वक्त होता है जिसमें प्रोडक्शन बढ़ानी है तो लेबर और रॉ मटेरियल आप ज्यादा करके प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आप यू डू नॉट हैव एनफ टाइम पीरियड, आपके पास ज्यादा टाइम। लॉन्ग रन क्या हुआ? ये वो अरसा वक्त है कि जिसपे सारे वेरिएबल, राइट। द लॉन्ग रन इज अ पीरियड सफिशिएंटली लॉन्ग दैट ऑल फैक्टर इंक्लूडिंग कैपिटल कैन बी एडजस्टेड और आर वेरिएबल। वो एडजस्ट यानी कि चेंज किया जा सकता है, जो चेंज किया जा सकता है वो वेरिएबल होता है, राइट। सो दिस मीन्स दैट द फर्म कैन चूज एनी कॉम्बिनेशन ऑन द मैन्युफैक्चरिंग टेबल, राइट, not just those along column labeled 10, right, and इनमें से कोई सा भी anyway, right। so उसमें कैपिटल भी चेंज हो सकता है, उसमें लेबर भी चेंज हो सकता है, जिस चीज को आप चेंज करना चाहें there is no issue at all, right। so आप जैसे कि देखा आपने पिछली स्लाइड में, आप जरा गौर करें, let's go to the previous slide, look at this, right। so आपने रेड वाला कॉलम जो हाईलाइटेड है उसमें कैपिटल कितना है? 10, राइट, और लेबर इंक्रीज कर रहे हैं, जिनके मैकेनिक इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ाने को। लेकिन अगर ये लॉन्ग रन में हो तो फिर ये 10, 15 भी हो सकता है, 20 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, व्हाट एवर यू वांट टू डू, मीन यू गॉट एनफ टाइम पीरियड, राइट, टू हायर एंड टू बाय एंड इंस्टॉल योर न्यू मशीन, राइट। सो दिस इज हाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ओके। We'll go to the next slide. Now this is the long run or planning period, right? Long run को planning period भी कहते हैं. You have enough time to plan, right? As we double both resources, what happened to output, right? अब इसे गौर कीजिएगा, इसे बड़ी अच्छी तरह से गौर से देखिएगा. कॉलम 1 में मैकेनिक्स ही है, कॉलम 2 में कैपिटल आपका है 5. कैपिटल कितना है? 5. I highlighted. इसमें आप कैपिटल इंक्रीज करके आपने 10 कर लिया, इसमें कैपिटल आपने 15 कर ली, ठीक है. सो अब जरा गौर कीजिए, अगर लेबर 1 है, आउटपुट आपकी 30 है, राइट. अब आपने डबल किया मैकेनिक्स को, 2 कर लिए, और आपने कैपिटल को यानी कि आपका मशीन को भी डबल कर लिया, तो आपने देखा ये 250 हो गई. आपकी प्रोडक्शन कितनी होगी? 250. यानी कि फ्रॉम 1 आपने इस 1 से 2 कर लिया, फ्रॉम 1 to 2 मीन मैकेनिक्स डबल हो गए, और कैपिटल फ्रॉम 5 to 10 कर लिया आपने, यानी कि कैपिटल भी आपका क्या हो गया? डबल हो गया. तो उससे आपने देखा प्रोडक्शन कितना फर्क पड़ा, फ्रॉम 30 to 250. लुक एट द डिफरेंस,
ओके नाउ अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि लेबर को 3 टाइम आप इंक्रीज कर दें, 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 to 3 टाइम, ठीक है, ये कर दें। और कैपिटल भी आप ये फ्रॉम 5 10 to 15 3 टाइम आप कर दें, ठीक है, 3 टाइम कर दिया। तो अब आप देखें प्रोडक्शन कितनी होगी, 480। ओके जब एक मजदूर और 5 मशीनें थी, प्रोडक्शन 30 थी। 2 मजदूर यानी कि 2 मैकेनिक्स और 10 मशीन थी, प्रोडक्शन 250 हो गई। और जब 3 मजदूर और 15 मशीनें हो गई, ये 480 हो गई। सो हमने देखा कि जैसे जैसे हम दोनों को हमने इंक्रीज किया तो आउटपुट जो है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ी। ओके सो इसको लॉन्ग रन और प्लानिंग पीरियड बोलते हैं, ठीक है जी। तो हमने रिसोर्सेज डबल किए तो आउटपुट पर क्या होता है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। प्लीज इसका जो है ना आप ये डिफरेंट ऑप्शंस मैंने जनरेट किए ना, इसी तरह से आप अपनी कॉपीज के ऊपर, अपनी स्लाइड्स के ऊपर आपने इन डिफरेंट ऑप्शंस को देखना है और देखना है कि प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस क्या आती हैं। तो आपको अंदाजा होगा कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में क्या फर्क है और उसमें हम प्रोडक्शन कितनी तेजी से और कितनी बढ़ा सकते हैं। ओके नाउ 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको एक लम्हे पहले जैसे मैंने आपको ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में बताया, तो मैंने आपको बताया था, वो जरा गौर कीजिएगा। मैंने बताया आउटपुट इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से, मीन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मैक्सिमम पे पहुंचती है, फिर क्या करती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, फिर डिक्रीज होती होती वो नेगेटिव भी हो सकती है। ये रिलेशनशिप अब आपने 3 वो स्टेजेस देखनी है। देखिए इसमें एक चीज इस्तेमाल हो रही है आपकी टोटल प्रोडक्ट, दूसरी चीज मार्जिनल, तीसरी एवरेज। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होती है, मतलब अगर टोटल प्रोडक्शन को आप लेबर से डिवाइड कर दें, किसको, टोटल प्रोडक्टिविटी को किससे डिवाइड कर दें, लेबर से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ओके सो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, ये आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आ गई। और Q ओवर L यानी कि क्वांटिटी ओवर लेबर, ये आपकी एवरेज। मिसाल के तौर पे अगर 10 मजदूर मिलकर प्रोडक्शन उनकी 100 है, तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ 1 लेबर क्या आएगी, 100 over 10, दैट इज 10। सो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 10। ओके सो आपको एवरेज प्रोडक्टिविटी भी समझ आई है, ठीक है जी। सो आप देखिए अब इस 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन को देखिएगा। कॉलम 1 में हम नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि मैकेनिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। टोटल प्रोडक्टिविटी कॉलम 2 में हम दिखा रहे हैं, ठीक है जी, वो टन्स में है। और थर्ड में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, फोर्थ में एवरेज प्रोडक्टिविटी है, फिफ्थ में हमने स्टेजेस बताएंगे, वो हम विल डिस्कस लेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कॉलम्स किस तरह हैं, ठीक है जी। तो एक अगर आपका नंबर ऑफ वर्कर है 1 और आपकी आउटपुट है 24, 2 की है तो ये 72 हो गया। अब बड़ी सिंपल सी बात है, इसको समझना है। एक है तो 24 है तो उसकी नेट प्रोडक्शन भी कितनी होगी, 24। नेट का मतलब क्या है, मीन उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी 24 होगी। जब 2 मजदूर की है तो टोटल प्रोडक्टिविटी होगी 72। जब ये 72 हुई ना, तो दूसरे मजदूर के ऐड करने से चेंज कितनी आई टोटल प्रोडक्ट में, ठीक है। ये जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज है ना, इसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बोलते हैं। तो वो कितनी आई, 72 में से 24 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 72 में से 24 को हमने माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो माइनस करने से हमें क्या मिला, दैट इज 48, दैट इज 48। आपने देखा, सो इट मीन 72 माइनस 24 इज 48। दिस इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सेकंड लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, राइट, इज सेकंड। थर्ड हमने हायर किया तो टोटल प्रोडक्ट हो गई 138। कितनी होगी, 138। अच्छा, 2 मिलके कितनी प्रोडक्शन दे रहे थे, 72। 3 मिलके प्रोडक्शन कितनी हुई, आप देख रहे हैं, 3 मिले और प्रोडक्शन कितनी हो गई, इसे गौर से देखें, दैट इज 72। सो तीसरे की वजह से यानी कि नेट चेंज कितनी प्रोडक्ट में आई, दैट इज 138 माइनस 72। 138 माइनस 72 इज 66। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी आ गई थर्ड लेबर की, दैट इज 66। लाइकवाइज इफ वी हायर, आप इसमें एक चीज गौर कर रहे हैं, पहले मजदूर की थी 24, दूसरे की कितनी थी 48 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, थर्ड की कितनी है 66। तो इसमें आपने एक चीज गौर कर रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि हर एडिशनल लेबर जो है उसकी नेट प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज। अब आगे आए, अब हमने 3 से हम 4 की तरफ आए। अब हमने कितने लेबर हायर किए, 4, राइट। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, 216, राइट। तो 3 मिलके टोटल प्रोडक्ट कितनी थी, 216, सॉरी 138। और जब चौथा मजदूर आ गया तो अब टोटल प्रोडक्ट कितनी हुई, 216। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हुई, 216 माइनस 138,
क्या किया हमने, 216 में से 138 माइनस किया तो हमें नेट प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी फोर्थ लेबर की, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फोर्थ लेबर इज दैट इज 78, दैट इज 78। सो आपने गौर किया, पहले मजदूर की 25 थी, दूसरी की 48, तीसरी की 66, चौथे की 78। तो लुक एट दिस वेरी क्लोजली, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग, हर एडिशनल लेबर के साथ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ टू फिफ्थ लेबर। सो फिफ्थ लेबर में आप देखें, जरा गौर से देखें, अगर 5 मजदूर मिलकर चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितनी होगी, 300, राइट। और अगर 4 कर रहे थे तो 216। इट इज वेरी इजी कि हम कैलकुलेट कर सकेंगे जो प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हुआ है फिफ्थ लेबर की वजह से वो कितना था, 300 माइनस 216, राइट। 300 में से 216 माइनस किया, दैट इज 84। अगेन आपने गौर किया कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 5वें मजदूर की 84 है, इट मीन चौथे की 78 थी, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज स्टिल इंक्रीजिंग, राइट। देन उसके बाद आप देखें, अब जरा थोड़ी सी आपको चेंज मालूम होगी, आप इसे गौर से, फ्रॉम 5 मजदूर की टोटल प्रोडक्टिविटी 300 थी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 5वें की 84 थी, छठा मजदूर लगाया तो आपने देखा टीपी जो है टोटल प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड, राइट। एंड 5 मजदूर मिलकर 300 और 6 मजदूर मिलकर 384, तो 6 मजदूर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है दैट इज 384 माइनस 300, दैट इज 84, दैट इज 84, राइट। सो व्हाट आपने क्या देखा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहां से लेकर यहां तक इंक्रीज हो रही है, ओके। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, राइट। सो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी कि मजदूर बढ़ाने से रिटर्न इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, ओके। और जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फ्रॉम 5th to 6, 5वें मजदूर और छठे मजदूर दोनों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो 84 ही है, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न। इट मीन फ्रॉम 1st to 5th it is increasing return, and from 5th to 6th it is constant return, okay. So when marginal productivity is increasing, it means returns are increasing, hence we call it increasing return, and when marginal productivity is constant we call it constant return. So stage 1 में देखें, stage 1 जो हमने डिस्कस की, this we are discussing stage 1. in stage 1 आप इसे stage 1 को गौर से देखें, stage 1 के अंदर 2 फेजेस आपने देखी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी स्टेज कांस्टेंट। सो विल से इंक्रीजिंग रिटर्न एंड कांस्टेंट रिटर्न। सो फ्रॉम 1 to 5th लेबर इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न, एंड फ्रॉम 5th to 6th लेबर इट इज कांस्टेंट रिटर्न। सो in stage 1 there are 2 types of returns which we discussed, increasing and constant. And what happened after constant? Now we'll discuss 7th one. What we'll discuss? 7th. अगर हमने 7th मजदूर हायर किया, कितना 7th, पहले हम कितने कर रहे थे 6 मजदूर मिलकर प्रोडक्शन कितनी थी 384, नाउ इट इज 7th, नाउ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड, नाउ इट बिकम 462, राइट। सो 7वें मजदूर की नेट चेंज प्रोडक्शन में कितनी थी 462 माइनस, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस 384. So 462 minus 384, that will become 78. Okay, so marginal productivity 7वें मजदूर की क्या है, what is that? That is 78. Now 8th laborer की तरफ आते हैं, that is from 7 to 8. 8 labor आया, that will become, total productivity will become 528. ओके, सो 8 मजदूर मिलकर प्रोडक्शन कितनी दे रहे हैं 528. 7 मजदूर मिलकर प्रोडक्शन कितनी दे रहे थे 462. वी वांट टू नो व्हाट इज द नेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू हायरिंग एन एडिशनल लेबर, दैट वुड बी 582 माइनस 462, it is 66. What is that? It is 66. It means net change या marginal productivity 66. अब आपने जरा गौर करना शुरू करना है, अब ये marginal productivity क्या कर रही है 78 थी ना, तो 66 हो गई, क्या हो रही है, कम हो रही है। आगे चलें जी, 9th मजदूर आपने हायर किया, अब क्या हुआ 9th मजदूर आप देखें, वो आपको marginal total productivity 576 दे रहा है, और what is the net change जो है वो 9th लेबर की, what is the net change, that is 576 minus 528, that would be 48.
ओके, सो आपने देखा 8वें मजदूर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 66 थी और 9वें मजदूर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 48 है। अब आ गई 10वें मजदूर की बात। जब हमने 10वां मजदूर हायर किया तो प्रोडक्शन कितनी होगी 600। व्हाट इज दैट 600। तो जब ये 600 हुई तो अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 10वें मजदूर कितनी है 24। ओके, सो आपने जरा गौर किया कि छठे मजदूर से लेकर 10वें मजदूर तक फ्रॉम 6 to 10 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है। छठे मजदूर की 84 थी, 7वें की 78 है, देन 8वें की 66 है, 9th is 48 and 10th is 24. So marginal productivity of labor is decreasing from labor number 6 to labor number 10. Okay, ये number 10 तक. It means that this is the time period when marginal productivity is decreasing. Hence we call it diminishing. What? Diminishing return. Diminishing भी कहते हैं और decreasing भी हम मानिए, ठीक है। So diminishing returns आप कह लें या क्या कह लें decreasing return. So आपने देखा initially हमने एक बात गौर की, वो ये कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहले मजदूर से लेके 5वें तक इंक्रीज होती चली जा रही है। लिहाजा उसको क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न। फ्रॉम 5th to 6th मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रिमेन सेम। हम इसको क्या कहेंगे लॉ ये ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, राइट। और फिर फ्रॉम 6th to 10th मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो गई। इसको क्या बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न या डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ओके, सो आई होप कि आपको ये स्टेज 2 भी अच्छी तरह से समझ आ गई। इन स्टेज 2 आपने देखा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या करती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाती है। अब हम आप स्टेज 3 डिस्कस करेंगे। सो फ्रॉम आप देखें 10 मजदूर मिलकर प्रोडक्शन 600 दे रहे थे, 11वां मजदूर आया तो प्रोडक्शन गिरकर 594 हो गई। अब गिर गई, टोटल प्रोडक्शन गिर गई। इट मीन नेट निकालेंगे 594 माइनस 600 दैट इज -6। इट मीन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ 11th लेबरर इज -6। इट मीन नेट चेंज जो है वो नेगेटिव आ गई, राइट। इसी तरह से 11वें से आप 12वें की तरफ जाएंगे तो आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी 552 होगी और गिर गई तो -42 होगी। तो अब आपने देखा ये टाइम पीरियड है फ्रॉम ये जो 11th एंड 12th लेबरर है इसमें जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो गई है। इसको स्टेज 3rd स्टेज में कहूंगा। कौन सी 3rd स्टेज? 3rd स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वेयर नेगेटिव रिटर्न्स। व्हाट इज दैट? नेगेटिव रिटर्न्स। ओके, सो स्टेज 1 इज इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट रिटर्न, स्टेज 2 इज diminishing or decreasing return, stage 3 is negative return. So understand, when marginal productivity is increasing we can say it is increasing return. When marginal productivity is constant, which we can see from 5th to 6th labor, it is constant 84 and 84, it means it is constant return. And when we'll see from 7th to 10th labor, it is diminishing return, right? Because marginal productivity of labor is decreasing from 84, it decreased from 84 to 24. कहां से? छठे से 10वें मजदूर तक। ये कौन सा हो गया? डिमिनिशिंग रिटर्न। और लास्टली आपने देखा 11th और 12th मजदूर जो है उनकी नेट प्रोडक्शन नेगेटिव है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव है, इसलिए उसको क्या कहेंगे नेगेटिव रिटर्न। ओके, सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन, राइट। सो देयर आर 3 स्टेजेस। व्हाट आर दीज? स्टेज 1 इज इंक्रीजिंग रिटर्न एंड कांस्टेंट रिटर्न, स्टेज 2 इज decreasing returns और diminishing returns, stage 3 is negative returns. I hope कि आपको ये तीनों stages अच्छी तरह से समझ आ गई है। इसे बड़े गौर से देखिएगा। अब एक और चीज आपको बताना है यहाँ पे, जो आपका 4th कॉलम है जिसको हमने थ्रू आउट डिस्कस नहीं किया इस पूरी डिस्कशन में, स्लाइड की डिस्कशन में, अब उसको कर लेते हैं। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। एवरेज प्रोडक्टिविटी जैसे मैंने बताया टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर। सो देखिए ये है 24, टोटल प्रोडक्ट कितनी है 24, कितने लेबर है 1, तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होगी 24 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 24। देन 2 मजदूर मिलकर कितनी प्रोडक्शन दे रहे हैं 72 ओवर डिवाइडेड बाय 2 लेबरर, तो एवरेज क्या आ गई आपकी 36। और फिर 3 मजदूर है 138 एंड 3, राइट। सो इसमें देखें ये 46 आ गई। फिर आपके मजदूर हो गए 4 और प्रोडक्शन आपकी कितनी है 216 और 216 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 54। देन 300 टोटल प्रोडक्ट है ये देखिए आप, और नंबर ऑफ लेबर आर 5, सो 300 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 60। एंड देन 384 टोटल प्रोडक्टिविटी एंड 6, राइट, 384 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 64। लाइकवाइज आप देखें 462 डिवाइडेड बाय 7 एंड सो ऑन,
right? So we'll get these all figures, right? These are showing average productivity of labor. What they are showing is average productivity of labor. अब आपने फिर एक बार बड़े गौर से देखनी है, वो आपको नजर आ रही होगी। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, तो एवरेज प्रोडक्टिविटी भी आप देखें फ्रॉम, जरा गौर से देखें, फ्रॉम लेबर नंबर 1 टू लेबर नंबर 6 इट इज इंक्रीजिंग, राइट? इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम 1 to 5 और फ्रॉम 1 to 5 लेबर माइनर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर रही है और एवरेज प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर रही है, राइट? और फ्रॉम 6 to you can see that is 6th, 7th and from 6th and 7th, from 6th onward marginal productivity start decreasing, right? और ये आपकी कांस्टेंट है, एवरेज प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट है, और फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो गई। अब आप जरा गौर करेंगे, मार्जिनल भी इंक्रीज हो रही है और एवरेज भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इनिशियली स्टेज 1 में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्टिविटी, राइट? स्टेज 2 में आप यहां पर आके देखें 8th लेबरर पर, ये दोनों क्या हो गई? इक्वल हो गई, राइट? एंड देन एवरेज प्रोडक्टिविटी फ्रॉम 9th to onward 12th laborer, average productivity is greater than marginal productivity, right? So पहली फेज में देखें मार्जिनल ज्यादा होती है, एवरेज कम होती है। एक स्टेज आती है जहां पे ये दोनों बराबर हो जाती हैं, फिर एवरेज ज्यादा और मार्जिनल कम हो जाती है। तो ये तीनों स्टेजेस आपको समझ आनी चाहिए। आई होप कि आपको ये समझ आ गई है। विल सी दिस रिलेशनशिप इन डायग्राम, तो उसमें ज्यादा आपको बेहतर तरीके से एवरेज और मार्जिनल का रिलेशनशिप नजर आएगा। ओके, here we go. Behavior of TPP, MPP and APP during the 3 stages of the production. ये तीनों का टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन का रिलेशनशिप इन तीनों स्टेजेस में। स्टेज 1 में आप देखें इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट क्या करती है आपकी? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो क्या करती है? इंक्रीज, रीचेज इट्स मैक्सिमम, देन डिक्लाइंस। इंक्रीज करती है, अपने मैक्सिमम पहुंचती है और डिक्लाइन करती है, राइट? और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट का इंक्रीज, रीचेज एट मैक्सिमम। जो तीनों चीजें आ गई। जब स्टेज 1 पर टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट कर रही होती है, बढ़ रही होती है लेकिन बढ़ती हुई शरह से, ठीक है? और उसी स्टेज पे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या कर रही होती है? इंक्रीज भी करती है और मैक्सिमम लेवल पे पहुंचती है। कहां पर पहुंचती है? इंक्रीज करती है और मैक्सिमम लेवल पर पहुंचती है, ठीक है? और कहां तक पहुंचती है? जब एपी और एमपी आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है? और उसी वक्त पे एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या, फिजिकल प्रोडक्टिविटी या एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या कर रही होती है? इंक्रीज एंड रीचेज इट मैक्सिमम, राइट? अब स्टेज 2 पर आ जाए। स्टेज 2 पर जो टीपीपी है, यानी कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है या टोटल प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। इंक्रीज करती है लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट और इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट का फर्क तो यकीनन आपको पता होगा ना। इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट मैं आपको समझाता हूं। 10 थी, 10 से 30 हो गया, ठीक है? तो डिफरेंस 20 का आया। अच्छा, अगला डिफरेंस जो है वो 30 का आ गया, 30 से 60 हो गया। 10, 30, 60 इंक्रीज कर रही है, लेकिन किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। हर अगली इंक्रीज पिछली से बड़ी है। इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट क्या है? फर्ज करें 60 है ना, 30 से 60 हुई, अब 60 से 80 हो गई, ठीक है? पहले इंक्रीज 30 के हिसाब से हुई थी, अब 20 के हिसाब से हुई। तो इंक्रीज तो कर रही है लेकिन किस रेट पे? डिक्रीजिंग रेट पे। ओके, अंडरस्टैंड? सो आपने देखा कि स्टेज 2 के अंदर इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट टिल रीचेज मैक्सिमम। पहली स्टेज में इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, दूसरे में इंक्रीज एट डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रेट, और कहां पे पहुंचती है? मैक्सिमम पे पहुंचती है। और इस स्टेज के अंदर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या कर रही होती है? इट डिमिनिशिंग एंड बिकम इक्वल टू 0। ये कम होती है और कहां तक कम होती है? 0 तक आ जाती है, ठीक है? और इस स्टेज में एवरेज प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। ओके, थर्ड स्टेज के अंदर, जब थर्ड स्टेज आपको याद है ना, नेगेटिव प्रोडक्टिविटी, राइट? नेगेटिव जब माइनर प्रोडक्टिविटी हो जाती है। सो थर्ड स्टेज के अंदर आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और माइनर प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है? और एवरेज प्रोडक्टिविटी यानी कीप ऑन डिमिनिशिंग, यानी कि कीप टू डिक्लाइन या keep to diminish, right? So this is the third stage. So these are the behavior of TPP, MPP and
APP during these 3 stages, right? So मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको ये नंबर्स के साथ बताया, अब ये जरा आपको टेबल में क्लियर है ताकि आपको और ज्यादा, सो आप इन दोनों स्लाइड्स को इकट्ठा रख के पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी. ओके, नाउ फ्रॉम द अबव टेबल only stage 2 is rational, which means relevant range for a rational firm to be appropriate. Stage 1, it is profitable for the firm to keep on increasing the use of labor. ये profitable increase at increasing rate है ना, किसमें, लेबर को बढ़ाने में increase at increasing rate है तो फर्म के लिए प्रॉफिट बढ़ते चले जाएंगे. ठीक है, और स्टेज 3 के अंदर MPP is negative and hence it is इनएडवाइजेबल. जब आपको मजीद मजदूर रखने से प्रोडक्शन कम होती चली जा रही है तो ये तो किसी फर्म को नहीं करना चाहिए. ठीक है, क्लियर होगी. सो फर्म्स जब MPP 0 हो जाती है उसके आगे वो जाती ही नहीं है. ठीक है, नेगेटिव यानी कि आप मजीद मजदूर हायर कर रहे हैं, उसे वेज दे रहे हैं और उसके आने से आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है तो इट इज नॉट एडवाइजेबल, राइट. ओके, तो ओनली स्टेज 1 and 3 आर irrational, right? So 1 and 3 are irrational, and right, so we can say that increase at increasing rate, increase at decreasing rate, and start declining. Start declining, no way. No firm will hire another additional labor when the productivity start decreasing. Okay, so ye inadvisable hoga. Okay, here we go. Now we'll go to the next slide and we'll see that what is isoquant. So before going to isoquant, let me explain it. What is production? प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन के मिलाकर जो आउटपुट आती है उसे प्रोडक्शन कहते हैं. कौन करता है? एंटरप्रेन्योर. लेबर लैंड और कैपिटल को इकट्ठा करता है और प्रोडक्शन प्रोसेस में डालता है जिससे प्रोडक्शन होती है. प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. मीन कैपिटल और लैंड को फिक्स रख के लेबर को इंक्रीज करने के से जो आपकी जो है ना वो रिलेशनशिप है उसको क्या बोलते हैं, यानी कि आउटपुट डिपेंड्स अपॉन लेबर कैपिटल एंड लैंड, राइट. सो इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा? आउटपुट इज फंक्शन ऑफ लेबर वेयर कैपिटल इज फिक्स्ड. और ये सारे आपने देखा. फिर आपने देखा 3 स्टेजेस आपने देखी. माइनर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, माइनर प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट रहती है, माइनर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, माइनर प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो जाती है. ये 4 होती है. ठीक है, ये सारे शॉर्ट रन के हैं जिसमें कैपिटल फिक्स है, लेबर आप बढ़ाते जा रहे हैं. अब बात आई, क्या हमेशा ऐसे होता है कि दोनों फिक्स हो? नहीं, लेबर भी वेरिएबल हो सकता है, कैपिटल भी वेरिएबल हो सकता है. अब क्या करेंगे? इसके लिए हम आइसोक्वांट्स देखते हैं. अब आइसोक्वांट्स समझाने या बताने से पहले कुछ बातें मैं आपको याद दिला दूं. मैंने आपको इंडिफरेंस पढ़ाया था. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी के हवाले से, कंज्यूमर बिहेवियर के हवाले से हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था. मैं आपको आई डिफाइन इट फॉर यू, राइट. सो आप मुझे बताइएगा कि आपको याद आया कि नहीं आया कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, indifference curve is combination of 2 goods, say X and Y, which gives same level of satisfaction to consumer. अब isoquant बिल्कुल उससे मिलती जुलती चीज है. Isoquant is a curve which shows combination of 2 factors, say labor and capital, which gives same level of output. बहुत सारे combination एक level of output जो दे रहे हैं उनको अगर हम join कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? आइसोक्वांट आ जाएगा. आई होप कि आपको ये समझ आई है. ठीक है, एनीवे अब हम इसे तफसीलन देखते हैं. ठीक है, और वो जो सारी उसकी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज हैं वही आइसोक्वांट की प्रॉपर्टीज होती हैं. उसमें कंज्यूमर होता है, इसमें प्रोड्यूसर होता है. कंज्यूमर गुड्स लेता है, खरीदता है. ठीक है, प्रोड्यूसर फैक्टर्स खरीदता है, वो एक्स और वाई खरीद कर सेटिस्फेक्शन लेता है. ये लेबर और कैपिटल लेकर प्रोडक्शन देता है. सो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स for the sake of level of satisfaction. Here combination of 2 factors for the sake of production. वहाँ पे कंज्यूमर होता है, गुड्स होती हैं और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है. यहाँ पे प्रोड्यूसर होता है, लेबर और कैपिटल होता है और लेवल ऑफ प्रोडक्शन होती है, राइट. सो ये इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हमने आपको बताया. अब हम इसको डिफाइन करके आपको बताते हैं. एंड आइसोक्वांट और आइसोप्रोडक्ट भी से बोलते हैं. कर्व और इक्वल प्रोडक्ट कर्व और प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, ये अब 4 नाम हो गए. आइसोक्वांट और आइसोप्रोडक्ट कर्व और इक्वल प्रोडक्ट कर्व और प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व shows the various combination of 2 variable input resulting in the same level of output, right. Combination of 2 variable inputs, right, उसका result क्या होता है? Output, right. So it is defined as a curve passing through the plotted points representing all the combination of the 2 factors of production which will produce a given
आउटपुट। डिफरेंट कम्बिनेशन लेबर और कैपिटल की अगर आप प्लॉट करें ना, और वो कम्बिनेशन आपको सेम लेवल ऑफ आउटपुट दे रहे हैं, उनको अगर आप ज्वाइन कर दें तो आपको इंडिफरेंस कर्व मिल जाएगी, राइट। सो इसको इस तरह से मैं आपके लिए और आसान डेफिनेशन बनाते हैं, आपके सामने बनाते हैं, राइट। अब से गौर कीजिएगा, इंडिफरेंस कर्व जो हमने कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ी, इज अ कर्व विच शोज डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, और वो टू गुड्स कौन सी है, से एक्स एंड वाई, विच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब चूंकि हम प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे हैं, तो प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व को उन्हीं लाइंस पे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज दैट? टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल, विच आर वेरिएबल, राइट। सो isoquant is a curve, yeah, production indifference curve is a curve which shows different combination of two factors of production, say labor and capital, which gives same level of output. Okay, yeah, isoquant, yeah, production indifference curve is locus of all those combinations which gives you same level of production, right? So this is how we can define isoquant. So simple सी बात आपको याद रखनी है, isoquant उन कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है लेबर और कैपिटल के, जो आपको एक ही लेवल के प्रोडक्शन देते हैं, एक ही लेवल की प्रोडक्शन देते हैं। ओके, आई होप के मैं इस डिफिनेशन को अच्छी तरह से आप तक पहुंचा पाया हूं। ओके, नाउ विल सी, हियर वी गो। फॉर एग्जांपल, from the above table we can see in different pair of the labor and capital resulting the same output, right? From the, for example, for the following, sorry, not above, for the following table we can see the different pairs of labor and capital resulting in the same output. For example, एक labor और capital के 5 यूनिट, प्रोडक्शन कितनी दे रहे हैं, 10, right? अब लेबर 2 हो गए और कैपिटल हमने कम करके 3 कर दिया, अब लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितनी है आपकी 10। फिर ये 2 से 3 हो गए लेबर, और कैपिटल 3 से 2 हो गए प्रोडक्शन, दैट इज 10। और फिर 3 से 4 एंड 2 से 1, दैट इज अगेन 10, एंड 4 से 5 एंड 1 से 0, दैट इज अगेन 10। सो आपने देखा देयर आर एटलीस्ट 5 कॉम्बिनेशन, 1 and 5, 1 is labor, 5 is capital, production 10, 2 and 3, production 10, 3 labor and 2 capital, production again 10, 4 labor and 1 capital, production again 10, 5 and no capital, 5 labor and no capital used, that is production is 10. So these are the 5 combination which are hypothetically giving you the same level of production. If we draw these all 5 combinations on a quadrant and we join these all combination, we'll get the isoquant or production indifference curve. Okay, now for each level of output there will be a different isoquants. When the whole array of isoquants are represented on a graph, it is called a isoquant map. देखिए, जिस तरह से एक इंडिफरेंस कर्व एक कॉम्बिनेशन से बनी, इसके डबल कर दें एक और कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, और ज्यादा कर दें और कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, उन सारों को ड्रॉ कर दें तो इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोक्वांट मैप, राइट। सो हर नीचे वाली आइसोक्वांट से ऊपर वाली आइसोक्वांट का लेवल ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उससे ऊपर वाले की उससे ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। ऊपर वाले से नीचे वाले का लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम, उससे नीचे वाले का उससे कम, राइट। सो इंपॉर्टेंट अजम्पशन क्या है, दीज 2 इनपुट्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। सो पहली अजम्पशन और बहुत समझने की अजम्पशन है कि ये सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं, कि कैपिटल कम करके लेबर को बढ़ाया जा सकता है, लेबर कम करके कैपिटल बढ़ाया जा सकता है। अगर ये सब्स्टिट्यूटेबल है तब डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकते हैं, अगर ये सब्स्टिट्यूटेबल नहीं है तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट नहीं हो सकते। सो these 2 inputs can be substituted for each other. For example, if labor is reduced in a company, it would have to be represented by additional machinery to get the same output. यानी कि लेबर काम किया कोई बात नहीं, उतनी प्रोडक्शन लेनी है तो कैपिटल बढ़ा लो, या कैपिटल काम किया नो प्रॉब्लम एट ऑल, by increasing the labor you can gain same level of output. So it means they are substitutes. Okay, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। और समटाइम ऐसा होता है कि कैपिटल से लेबर कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो हम नहीं कह सकते कि उस सूरत में आइसोक्वांट बन जाएगी। जरूरी है कि दोनों फैक्टर्स जो हैं एक चीज की प्रोडक्शन में सब्स्टिट्यूटेबल हो। ओके, ना स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट। अच्छा देखिए, बात यह है कि व्हाट इज स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, चेंज इन वन फैक्टर ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। सो हाउ मच अ फर्म is ready to forgo one factor
to gain an additional unit of other factor। मैं एक मजीद कैपिटल का यूनिट लेने के लिए वो लेबर के कितने छोड़ने को तैयार है ताकि और वो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। हम दोबारा आपको याद दिलाते हैं, जब हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे थे, ठीक है, आप याद रखिएगा जो टेबल हमने इंडिफरेंस कर्व में बनाया था ना, वो टेबल आइसोक्वांट में भी बन सकता है। मसलन पहला आपका कॉलम याद, आप अगर बेशक वो स्लाइड निकालना चाहें जो हमने आज से बनवाई थी वो आप देख लें। पहला कम्बिनेशन का था, यहाँ पे भी कम्बिनेशन रहने दें। दूसरा कॉलम उसमें एक्स का था, यहाँ पे आप लेबर कर लें। तीसरा कॉलम उसमें वाई का था, उसमें कैपिटल कर लें। चौथा कॉलम उसमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का था, इसमें आप कर लें लेवल ऑफ प्रोडक्शन। पांचवा कॉलम उसमें था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आप क्या कर लें? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इट मीन हाउ मच कंज्यूमर इज रेडी टू फॉरगो, right, one commodity to get an extra unit of other commodity, that is called marginal rate of substitution। और marginal rate of technical substitution क्या होता है? how much a producer is ready to forgo one factor of production to get an additional unit of another factor of production, उसको क्या कहेंगे? marginal rate of technical substitution। exactly उसमें फॉर्मूला क्या था marginal rate of substitution का? मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। इसमें क्या होगा? चेंज इन कैपिटल ड्यू टू चेंज इन लेबर, यानी जो कैपिटल में चेंज आई है लेबर की चेंज की वजह से, राइट। ये मार्जिनल रेट ऑफ आपका क्या होगा? टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था, फिर बताता हूँ कि अगर आप जो टेबल से ले रहे हैं तो चेंज के लिए हम डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप मैथमेटिकली कर रहे हैं तो हम उसके लिए जो है वो डिफरेंशिएशन का डी लेते हैं चेंज के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन करते ही जो है वो चेंज के लिए। और हम इंशाल्लाह जब मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ाएंगे तो आपको ये बड़ी अच्छी तरह से वाजे करेंगे कि इफ वी वांट टू फाइंड अ चेंज इन अ फंक्शन, राइट, which is given in a form of equation, how we can do that? We just take first order derivatives। अब मैं फिर आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ये डेरिवेटिव्स हम सीखेंगे, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक इक्वेशन से जो है वो उसका मार्जिनल निकाला जा सकता है बाय टेकिंग। सो डी इस्तेमाल हो रहा हो, डेल्टा इस्तेमाल हो रहा हो, या पार्शियल का करली का एक साइन होता है मैथमेटिक्स, जिन बच्चों ने पढ़ा उन्हें मालूम होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा डोंट वरी अबाउट दैट, हम आपको सिखाएंगे ये। अगर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दो या दो से ज्यादा वेरिएबल हो, ठीक है जी, तो फिर हम चेंज मालूम करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए चेंज के लिए जो करली का जो है ना साइन इस्तेमाल होता है, लैटिन वर्ड है, राइट। सो इधर इट इज डेल्टा और डी और करली। सो इधर यू कैन से मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू डी के ओवर डी एल, और डेल्टा के ओवर डेल्टा एल, और करली के ओवर करली एल। सो विल डिस्कस इट लेटर इन मैथमेटिकल पोर्शन। हाउएवर द फार्मूला इज वेरी क्लियर, चेंज इन कैपिटल ड्यू टू चेंज इन labor। What is that? Change in capital due to change in labor। How much we gained capital, capital कितना लिया, लेबर के कितने यूनिट छोड़कर, मतलब हम how much we are ready to forgo one factor of production to gain another factor of production। How much we are ready to forgo capital to get an additional unit of labor is called marginal rate of technical substitution। और याद रखिएगा marginal rate of technical substitution में हमेशा डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है, राइट। सो इसमें डिमिनिशिंग ट्रेंड होता है, ओके। नाउ टाइप्स ऑफ आइसोक्वांट्स। सो आइसोक्वांट लीनियर आइसोक्वांट भी हो सकती है, राइट एंगल आइसोक्वांट भी हो सकती है, और कॉन्वेक्स आइसोक्वांट भी हो सकती है, ओके। नाउ लीनियर आइसोक्वांट, in linear isoquant there is perfect substitutability of input। अगर perfectly substitute inputs तो हम कौन सी isoquant होगी? linear isoquant। For example, in a power plant equipment to burn oil or gas, various amount of electricity could be produced by burning gas, oil, or a combination। That is, oil and gas are perfectly substitute, hence the isoquant would be straight line। ठीक है, अब देखें ना, ऑयल और गैस ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। कैसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है? ऑयल बर्न करें या गैस बर्न करें, बनेगी बिजली, ओके। तो लिहाजा ये ऑयल से आप बर्न करके बिजली बनाएं या गैस को बर्न करके बिजली बनाएं, बनेगी बिजली, ओके। सो इट मीन दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ओके। तो इन दैट केस जो आइसोक्वांट है वो क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी, राइट। वो फ्रॉम this is left, from left to right, from upward to downward, right? So it would be a straight line, okay. And right angle isoquant, in right angle isoquant there is complete non substitutability between inputs, right?
बिल्कुल भी दोनों इनपुट्स में आपस में सब्स्टिट्यूट होने का इम्कान ही नहीं है, नॉन सब्स्टिट्यूटेबिलिटी. ओके, फॉर एग्जांपल 2 wheels and a frame are required to produce a bicycle. These cannot be interchanged. Can you? 2 व्हील और 1 फ्रेम चाहिए आपको. क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 फ्रेम और 1 व्हील से साइकिल बना लें? नो, दे आर कंप्लीट जो है ना, जो है वो आपके सब्स्टिट्यूटेबल नहीं है, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है, राइट. सो दिस इज आल्सो नोन एज ल्यूनटेफ आइसोक्वांट और इनपुट आउटपुट आइसोक्वांट. व्हाट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट आइसोक्वांट और ल्यूनचेफ आइसोक्वांट. ओके, नाउ convex isoquant. In convex isoquant, there is substitutability between input, but it is not perfect. It is substitutable, but it is not perfect, right? For example, a shirt can be made with large amount of labor and a small amount of machine, right? The same shirt can be with less labor by increasing machinery. वही shirt कम मजदूर और ज्यादा मशीन से भी बनाई जा सकती है. The same shirt can be made with still less labor but with a large increase in machinery. So it means convex isoquant is में क्या होता है, there is substitutability between input but it is not perfect. These are not as perfectly substitute as in previous example, जैसे बिजली बनाने के लिए गैस और ऑयल perfect substitutes हैं, ठीक है. और लेकिन ये in this case they are not as perfect as in the previous example, right? Linear जो इंडिफरेंस कर्व थी हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना जी. और इसमें क्या है कि वो सब्स्टिट्यूट्स हैं लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है. ज्यादा कैपिटल और कम लेबर लगा के भी चीज को प्रोड्यूस किया जा सकता है, कम लेबर और ज्यादा कैपिटल लगा कर भी चीज को प्रोड्यूस किया जा सकता है. ओके, सो इसमें आइसोक्वांट कन्वेक्स होगी, राइट. कन्वेक्स लाइक दैट. ओके, सेम लाइक इंडिफरेंस कर्व जैसे हमने आपको पढ़ाई थी. ओके, now while a relative small addition of machinery from manual to M2 tailoring machine allow the input of labor to be reduced from L1 to L2, a very large increase in machinery M3 is required to further decrease labor from L2 to L3. अब देखिए ना, मशीन जो है वो मशीन होती है, मैनुअल है तो उसमें ज्यादा लेबर लगेंगे, ऑटोमेटिक है कम लेबर लगेंगे, और हाईटेक है तो उसमें कम लेबर लगेंगे, राइट. समझ गए मेरी बात. यानी कि जैसे जैसे मशीनरी का स्टैंडर्ड बेहतर होता है, मैनुअल से ऑटोमेटिक हुई, ऑटोमेटिक से हाईटेक हुई, तो नंबर ऑफ लेबर ऑटोमेटिकली कम होते चले जाएंगे. दस सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ लेबर फॉर मशीन डिमिनिशिंग फ्रॉम M1 to M2, M2 to M3, मशीन 1 से मशीन 2, मशीन 2 से मशीन 3. ओके, क्लियर होगी. सो मैनुअल एम्ब्रॉयडरी जो है उसे हम M1 कह रहे हैं, और ट्रेलिंग मशीन एम्ब्रॉयडरी जो है उसे M2 कह रहे हैं. तो इसे M1, M2, M3, राइट. M3 जो है वो कंप्यूटराइज्ड जो है एम्ब्रॉयडरी मशीन के बारे में बात हो रही है, जो हाईटेक है. ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया. The properties of isoquant. So very first property, straightforward and very simple, right? So an isoquant is downward sloping to the right, that is negative decline, ऐसे, ठीक है. And this implies that for the same level of output, the quantity of variable will have to be reduced in order to increase the quantity of variable, right? Isoquant क्या होती है, is downward sloping to the right, that is negative inclined. This implies that for the same level of output, the quantity of one variable will have to be reduced in order to increase the quantity of other variable. Negatively होती है ना, तो ये इस बात का क्या मतलब, अगर एक वेरिएबल आप ज्यादा करते हैं तो दूसरे को कम करना ही पड़ेगा, उसको कम किए बगैर उसका चारा या आपका गुजारा नहीं है, ठीक है जी. आई होप कि आपको बात समझ आई है. लुक एट दिस. Let's say it's capital and labor. It would be like that. Isoquant. Okay. So देखिए इसका isoquant is down sloping होती है. ये कैसे बोला, ये इस तरह से होती है. आपने अगर कैपिटल को कम किया है ना, तो आपको लेबर को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा. इससे आपको क्या पता चला, an isoquant is down sloping to the right, from the right, ठीक है जी. and negatively sloped, this is negatively sloped,
राइट। दिस इंप्लाइज कि अगर आप एक वेरिएबल को कम करेंगे तो दूसरे को ज्यादा करने पड़ेगा, या एक अगर दूसरे को ज्यादा करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ओके, आई होप यू गेट द पॉइंट। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, विल सी। Now, second property is a higher ISO quant represent large output. That is, with the same quantity of one input and the larger quantity of other input, larger output will be produced. Higher ISO quant represent larger output, right? Look at this. For example, ये देखिए, labor and this is capital. This is an ISO quant, right? IQ1. अब इससे ऊपर वाली आइसो क्वांट जो IQ2, इस पर लेवल ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ऑब्वियसली क्यों ज्यादा होगा, ये देखें और ये पॉइंट देखें। इन दिस केस कैपिटल भी ज्यादा हुआ है, लेबर भी ज्यादा हुआ है, लिहाजा प्रोडक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। हियर वी गो। सो इसी को आइसो क्वांट मैप, जैसे ऊपर चले जाएंगे प्रोडक्शन लेवल ज्यादा होता चला जाएगा। नाउ no two iso quants intersect or touch each other. If the two iso quants do touch or intersect, this means that the same amount of the two inputs can be produced, two different level of output which is observed. Not possible at all. देखें आप इसको जरा गौर से, कभी भी दो आइसो क्वांट्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर उन्होंने आपस में इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही कॉम्बिनेशन से दो लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ओके, और दूसरा पता ना कि नीचे वाली आइसो क्वांट से ऊपर वाली आइसो क्वांट ज्यादा लेवल ऑफ प्रोडक्शन देती है। देखिए जरा जरा गौर कीजिए, ये लॉजिकल बात आपको लगेगी। दिस इज क्वाइट लॉजिकल। This is labor, this is capital. For example, this is iso quant IQ1 or this is IQ2. Okay, this is IQ1 and this is ये आपको इस जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इंटरसेक्शन का मतलब है कि L1 लेबर और K1 कैपिटल लगा के IQ1 भी प्रोड्यूस हो रही है, IQ2 भी प्रोड्यूस हो रही है। आप जरा गौर कीजिए, फ्रॉम हियर to here, this IQ2 is greater than IQ1 from here to here. It means IQ2 पर लेवल ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है और IQ1 पे कम है। लेकिन इससे आगे from this point to onward IQ1 is greater than IQ2. It means कि इधर IQ2 ज्यादा लेवल ऑफ प्रोडक्शन दे रही है और इधर कम दे रही है। इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि एक आइसो क्वांट पे तो बाय डेफिनेशन सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आधे पर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा और आधे पे एक। फर्ज करें IQ1 जो है वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है 20 है और IQ2 जो है लेवल ऑफ प्रोडक्शन 10 है। सो इट मीन कि यहाँ पर जो है वो 10 प्रोडक्शन है, यहाँ पर 20 है। इज इट पॉसिबल? क्योंकि ये तो ऊपर है, इसकी प्रोडक्शन लेवल ज्यादा होना चाहिए। दैट इज व्हाई वी से दैट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, इसी बात को हम एक और तरीके से भी बयान कर सकते हैं। देखिए आप इसे गौर कीजिएगा। This is labor, this is capital. Okay, this is one iso quant, this is another iso quant. They are intersecting somewhere here. Okay, this is point, let's say A. एक point है ये B और एक point let's say ये हम कर लेते हैं C. ये हम कर लेते हैं IQ1 और this is IQ2. Okay, now अब जरा गौर कीजिएगा। By definition iso quant के ऊपर level of production same होती है। It mean पॉइंट A एंड पॉइंट C पर सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन है। इट मीन A एंड C पर लेवल ऑफ प्रोडक्शन सेम है। लाइकवाइज इसी तरह से A और B एक ही इंडिफरेंट आइसो क्वांट पर वाक़ है, यानी कि IQ2 पर। इट मीन A इज इक्वल टू B एज वेल, राइट। सो A और इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B। ट्रांजिटिविटी लॉ तो आपको याद होगा ना। इसका मतलब अगर A C के बराबर भी है, A B के बराबर भी है, तो फिर B को क्या होना चाहिए? C के बराबर होना चाहिए ना। देखिए सिंपल सा रूल है, अगर एक चीज दूसरे के बराबर है, दूसरी चीज तीसरे के बराबर है, तो पहली और तीसरी भी बराबर होनी चाहिए। मसलन एक चीज 5 किलो की है, दूसरी चीज भी 5 किलो की है। अच्छा, दूसरी चीज और तीसरी चीज भी बराबर है, यानी कि वो 5-5 किलो की है। तो इसका मतलब पहली और तीसरी को भी 5 किलो होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसा ही ना। तो आप जरा आप गौर करें कि A इज इक्वल टू C, A एंड C इज इक्वल बिकॉज दे आर लोकेटेड इन द सेम आइसो क्वांट। A and B are same. Why they are same? Because they locate at the same iso quant. Level of production same होना चाहिए। अच्छा, फिर इस लॉ के तहत when A is equal to C and A is equal to B, then B should equal to C
क्या बी और सी सेम है? ये नीचे है, ये ऊपर है, दे आर नॉट सेम. नीचे वाली आइसो क्वांट पे, ये ऊपर वाली आइसो क्वांट, इट इज नॉट इक्वल. सो ट्रांजिटिविटी लॉ भी इस पर गलत साबित हो रहा है. सो एज अ टू इंटरफेरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके ओके, is it clear? I hope it is clear. Now, isoquant is convex to the origin. This means that the slope decline from left to right along the curve. That is when we, on increasing the quantity of one input, say labor, by reducing the quantity of other input, say capital, we see less unit of capital are sacrificed for the additional unit. चूंकि marginal rate of substitution भी मैंने आपको बताया था decreasing trend होता है उसमें, इस तरह से marginal rate of technical substitution में decreasing trend होता है. ओके, ये बात तो आपको clear है ना, right? अब देखें वही ऊपर से नीचे बाएं से दाएं कन्वेक्स होती है, कनकेव नहीं होती. अगर कनकेव हो तो फिर क्या होता है? कनकेव हो तो इसका मतलब marginal rate of technical substitution increase हो रहा है, और कन्वेक्स हो तो इसका मतलब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज हो रहा है. और लॉजिकल भी कौन सा है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का डिक्रीज होना. ओके, सो दैट इज व्हाई ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अपवर्ड टू डाउनवर्ड नेगेटिवली स्लोप्ड होती है. और ये क्या होती है? आपकी कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है. लुक एट दिस, दिस इज लेबर एंड दिस इज कैपिटल. इट वुड बी लाइक दिस. क्यों? क्योंकि आप जब इधर से इस पॉइंट पर आएंगे और इधर से इस पॉइंट पर आएंगे तो आप देखें, याद दिलाऊं आपको, स्लोप निकालनी है. स्लोप ही दरअसल मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहलाती है. तो देखें यहां से लेके यहां पे परपेंडिकुलर है, यहां से लेके यहां तक बेस है. अगर ये ए बी और सी एक ट्राइंगल है और इसकी हमने स्लोप मालूम करना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर इज ए बी डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज बी सी. ओके, सो अब इधर देखें, अब परपेंडिकुलर जो है वो पहले की निस्बत चले उतना ही है, लेकिन बेस पहले की निस्बत बढ़ गई है, राइट? तो आंसर क्या आएगा? पहले से छोटा आएगा. तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है. दैट इज व्हाई ये हमेशा कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है. ओके, नाउ लेट जस्ट कंसीडर द कॉलम अंडर 10 कैपिटल, राइट? कैपिटल 10. नंबर ऑफ मैकेनिक्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन. टोटल आउटपुट 0 100 250 360. ये आपको याद होगा, this is the same column which we used previously, right? Now here is the total product. If we draw this, total product will be like that. अब वो जो हमने TP, AP और MP किया था उसको हम डायग्राम्स के जरिए से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, right? So look at this. This is column 1 and as far as I remember it is the third column जो कि हमने रेड हाईलाइट किया था. वो हमने चंक उठा के यहाँ पे रखा है. प्रोडक्शन बढ़ रही है, कैपिटल फिक्स है, दैट इज 10, और टोटल प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है. सो इट वुड बी लाइक दैट. सो यू कैन सी दिस स्टार्ट लाइक दैट एंड इट रीचेज एट मैक्सिमम एंड दैट स्टार्ट डिक्रीजिंग, राइट? सो 3 फेजेस आपको याद है ना? इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट यहाँ तक, फिर इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं. ओके, नाउ लुक एट दिस एवरेज प्रोडक्टिविटी. एवरेज प्रोडक्टिविटी आपको जो है थर्ड कॉलम में मिल रही है. ये बेसिकली टोटल प्रोडक्टिविटी, ये आपको लेबर है ना, आपको याद होगा दिस इज लेबर, और ये आपकी क्या है? टीपी, ठीक है? और एपीएल क्या होता है? दैट इज टीपी ओवर एल. सो 100 ओवर 1 दैट इज 100. 250 over 2 that is 125. 360 and divided by 3 that is 120. This is how we get the column 3, that is green highlighted column, right? So आपने देखा टोटल प्रोडक्टिविटी जो है वो पहले इंक्रीज की, यहां से लेकर यहां तक इंक्रीज की, फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो गई यहां तक. ओके, नाउ हियर वी गो. दिस इज एपी. आप देखें यहां से लेकर यहां तक, ठीक है? फ्रॉम फर्स्ट टू दिस हियर प्लेस ये इंक्रीज कर रही है, फिर ये डिक्रीज करना शुरू हो गई, राइट? सो फेज 1, फेज 2, फेज 3 याद है ना आपको? ओके, नाउ हियर वी गो. दिस इज मैकेनिक्स, दिस इज टोटल आउटपुट, दिस इज एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ एपी, और दिस इज एमपी. ओके, नाउ एपीएल एवरेज प्रोडक्टिविटी लेबर और एमपीएल. अब इसको जरा गौर से देखिए, ठीक है? ये वही चंक है जो हमने उधर डिस्कस किया था और इधर हमने जो है उसको लिख लिया. अब इसको जब ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लेट्स प्लॉट द एमपीपी शेड्यूल, विल प्लेस इट ऑन द टॉप ऑफ द एपीपी शेड्यूल, सो विल कैन कंपेयर द टू. हम एपीपी और एमपीपी दोनों को इकट्ठा बनाए तो ये बनेगा.
आप देखें यहां से लेकर दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, MP is greater than AP. MP is greater than AP. You can see this, right? Here MP and AP are equal. Then from here to here, MP is less than AP or AP is greater than MP. दोनों सूरतों में जो भी आप, फिर from here to onward, MP is negative. What is that? MP is negative, right? From this point to onward MP क्या हो गया? Negative हो गया. So initially MP is greater than AP, then they are equal, then AP is greater than MP, right? So phase 1, phase 2 and phase 3. Okay. Now next, returns to scale. Return to scales मैंने आपको बताया था, diminishing return to scale refers to response of output to an increase of a single input while other inputs are held constant. Mean capital को constant रखो, labor को बढ़ाओ, तो क्या होगा? Output का response, right? उसको क्या है? Diminishing return refers to the response of output to an increase of a single input while the other inputs are held constant. एक को constant रखो, capital को, labor को variable करो, तो जो response है वो diminishing return उस तरफ refer करता है. We have to see the effect by increasing all inputs. What would happen if the production of wheat, if land, labor, fertilizer, water, etc. are all doubled? This refers to the return to scale or effect of scale increasing of output on the quantity produced. इनके आपने input double कर दी, फिर क्या हुआ? Constant return to scale. This denotes a case where a change in all inputs leads to proportional change in outputs. For example, if labor, land, capital and other input doubled, then under constant return to scale output also doubled, right? So constant return to scale क्या होता है? This denotes a case where a change in all inputs leads to a proportional change in output. जितनी input change उसी proportion से output change. For example, if labor, land, capital and other inputs doubled, तो फिर क्या होगा? Then under constant return to scale output भी double हो जाएगी. क्योंकि input double की, output भी double होगी. इसको क्या बोलेंगे? Constant return to scale. फिर से सुनिए, input को double कर दिया, मतलब 2 मजदूर और 1 मशीन पर काम हो रहा था, अब 4 मजदूर और 2 मशीनें कर दी, इनपुट डबल हुई, और प्रोडक्शन अगर 100 थी, ठीक है, तो अब प्रोडक्शन यानी कि 2 मजदूर और 1 मशीन प्रोडक्शन 100, 4 मजदूर और 2 मशीनें प्रोडक्शन 200. देखे ये आपने क्या देखा कि इसमें जिस प्रोपोर्शन से इनपुट बढ़ी है उसी प्रोपोर्शन से आउटपुट बढ़ी है. ओके, नाउ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दिस आल्सो इज कॉल्ड इकोनॉमी ऑफ स्केल. This arises when an increase in all inputs lead to a more than proportional increase in level of output. जिस रेशियो से आपने इनपुट बढ़ाई है उस रेशियो से ज्यादा रेशियो से आपकी आउटपुट बढ़े, उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. जिस रेशियो से इनपुट बढ़ाई है उसी रेशियो से आउटपुट बढ़े, इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. जिस रेशियो से इनपुट बढ़ाई है उससे ज्यादा रेशियो से आउटपुट बढ़ी है, इसे क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. इट मीन दिस इज आल्सो कॉल्ड economies of scale. This arises when an increase in all inputs leads to a more than proportional increase in the level of output. यानी कि जिस proportion से आपने input बढ़ाई थी उससे ज्यादा proportion से अगर output बढ़ रही है, what we'll say that would be increasing return to scale. Now, for example, an engineer planning a small scale chemical plant will generally find that by increasing input of labor, capital and material by 10%, will increase the total output by more than 10%. Then 10% बढ़ाई input, 10% output बढ़ी, constant return to scale. Input 10% बढ़ाई, output 12, 13, 14, 15, more than 10 है, तो इसे क्या कहेंगे? Increasing return to scale. Okay? Now, decreasing return to scale. This occurs when a balance increase of all input leads to a less than proportional increase in total output. Mean कि जिस रेशियो से, जिस परसेंटेज से आपने इनपुट बढ़ाई है उससे कम परसेंटेज जो रेशियो में आउटपुट बढ़े, तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल कहलाता है. इन मैनी प्रोसेस स्केलिंग अप मैनी इवेंचुअली रीच अ पॉइंट बियॉन्ड विच एफिशिएंसी सेट इन, राइट. दीज माइट अराइजेस बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैनेजर और कंट्रोल बिकम लार्ज, राइट. इतने बड़े पैमाने पे आपने प्रोडक्शन शुरू कर दिया कि मैनेजर्स के कंट्रोल से बाहर चली गई है, यानी कि दे कैन नॉट कंट्रोल दैट large setup. That is why maybe output will increase at decreasing rate. What is it? Mean if you increase input by 10%, output increases less than 10%. Okay,
क्लियर होगी? दिस वाज वेरी एविडेंट इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन व्हेन प्लांट्स ग्रू टू लार्ज, रिस्क ऑफ प्लांट फेलियर इंक्रीजेस। बहुत बड़े प्लांट होंगे ना तो उन पर मैनेज करना डिफिकल्ट होगा, तो जब वो इस बात का रिस्क है वो फेल हो जाए से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन पर असर पड़ता है। ओके, सो 3 चीजें आपको बताएं, ठीक है? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सिंपली कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जिस परसेंटेज या जिस रेशियो या जिस प्रोपोर्शन से इनपुट बढ़ाई उसी परसेंटेज या उसी रेशियो से आपकी आउटपुट बढ़े, इसे क्या बोलेंगे आप? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब जिस रेशियो से हमारी इनपुट बढ़ रही है, राइट, उससे ज्यादा रेशियो से आउटपुट बढ़ रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, राइट? इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स भी इसे बोलते हैं। और तीसरा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये कब होता है? जब आपकी जिस रेशियो से आप इनपुट बढ़ा रहे हैं, जिस परसेंटेज से आप इनपुट बढ़ा रहे हैं, उससे कम परसेंटेज पर आपकी आउटपुट बढ़े, राइट? ये कब होता है? जब प्लांट इतना बड़ा हो गया कि वो आपसे मैनेज नहीं हो रहा, ठीक है? और आप उस जब सही मैनेज नहीं कर रहे तो इनपुट ज्यादा करने से आउटपुट बढ़ेगी तो सही, लेकिन यू आर नॉट मैनेजिंग इट प्रॉपर्ली, दैट इज व्हाई मीन आपकी आउटपुट उससे कम परसेंटेज में बढ़ेगी। और फिर ये भी है कि उसके, जैसे आपको एग्जांपल में बताया, उसके फेलियर के रिस्क भी ज्यादा हो जाते हैं, लिहाजा प्रोडक्शन में कमी के इम्कानात वहां पे मौजूद होते हैं। सो दीज आर द 3 लॉस: इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ रिटर्न टू स्केल कंसेप्ट, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? If an industry is characterized by increasing return to scale, there will be a tendency for expanding the size of the firm, and thus the industry will be dominated by a large firm. Right? So the opposite will be true in industries where decreasing return to scale prevails. In case of industries with constant return to scale, firm will size would survive equally well. Increasing return to scale होगा, ज्यादा फर्म्स आएंगे, इंडस्ट्री फैलती जाएगी। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा तो इसके बिल्कुल उलट होगा, इंडस्ट्री सिकुड़ती जाएगी। और अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है तो इंडस्ट्री जो है वो वैसे ही सरवाइव करेगी जैसे पहले कर रही है। सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, ज्यादा प्रॉफिट के इम्कानात है, ज्यादा फर्म मार्केट में आएंगी, इंडस्ट्री फैल जाएगी, राइट? अच्छा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, न ज्यादा फर्म्स आएंगी न जाएंगी, ओके, तो उससे क्या होगा? आपकी इंडस्ट्री स्टेबल रहेगी। और अगर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है तो उससे आपकी जो है वो इंडस्ट्री श्रिंक, यानी कि वो सुकड़ती चली जाएगी। ओके, सो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। आई होप इंपॉर्टेंस ऑफ रिटर्न टू स्केल कंसेप्ट आपको समझ आइए। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, if an industry is characterized by increasing return to scale, there will be tendency for expanding the size of the firm, thus the industry will dominate by a large firm. फिर बड़ी बड़ी फर्म से इंडस्ट्री डोमिनेट कर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है ना, तो फिर बड़ी फर्म्स फैलती 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 इतनी बड़ी हो जाएंगी कि फर्म्स, वो जो इंडस्ट्री है वो डोमिनेटेड फर्म्स उसमें प्रिवेल करेंगी, छोटी छोटी फर्म नहीं रह सकेंगी, राइट? दिस वाज टुडेज लेक्चर। और एक क्विक रिव्यू आज के लेक्चर का। आज हमने प्रोडक्शन देखा, प्रोडक्शन क्या होती है और प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ठीक है? लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो लैंड लेबर और कैपिटल इकट्ठे करके चीज प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन बोलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। वो बड़ी सिंपल सी और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। मीन लैंड लेबर और कैपिटल का ताल्लुक आउटपुट के साथ क्या है, या आउटपुट डिपेंड्स अपॉन लैंड लेबर और कैपिटल, राइट? सो ये आपका क्या हो गया? प्रोडक्शन फंक्शन। अगर प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा तो उसमें बहुत सारी चीजें और पढ़ी हमने, देखा टीपी क्या होती है, मीन क्यू क्या होता है, आउटपुट, राइट? एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होती है? टोटल प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर्स। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? चेंज ऑफ आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर, राइट? मार्जिनल, इनके फिर स्टेजेस देखी हमने मुख्तलिफ। एक स्टेज क्या जाए, एमपी क्या कर रही होती है? इंक्रीज कर रही होती है, और एमपी जो है वो सेम रहती है, राइट? तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही होती है या सेम रहती है। दूसरे में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है, फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और फिर नेगेटिव हो जाती है। मीन 3 फेजेस, इंक्रीज और कांस्टेंट, राइट? डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव। ओके, सो पहली एवरेज मार्जिनल से कम होगा, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है इज लेस देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, फिर they would be equal and then marginal productivity is less than average productivity। ये आपने तीनों चीजें देखी थी। फिर आइसो क्वांट्स देखे थे। आइसो क्वांट्स आर सेम, जिस तरह से आपने इंडिफरेंस पढ़ा था। बाय सेम आई मीन कि उसमें कंज्यूमर
गुड्स होती हैं और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। इसमें प्रोड्यूसर और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन होती है। इंडिफरेंस कर्व सेव लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रखती है, आइसो क्वांट सेव लेवल ऑफ जो है वो प्रोडक्शन रखती है। फिर हमने देखा नीचे वाले से ऊपर वाली जो है वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन उसमें ज्यादा होता चला जाता है। अब फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी, इंडिफरेंस कर्व आइसो क्वांट इंडिफरेंस कर्व की तरह से ना इंटरसेक्ट करती है, ठीक है जी, और जो है वो कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ट्रांजिटिविटी लॉ हमने आपको बना के दिखाया वो प्रिवेल नहीं करता। इसी तरह से फिर हमने प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न्स बताई। लॉ ऑफ रिटर्न्स की इंप्लीकेशन, लॉ ऑफ रिटर्न क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न हो सकता है, कांस्टेंट रिटर्न हो सकता है और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मीन कि इनपुट से आउटपुट ज्यादा प्रोपोर्शन से बढ़ रही है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो गया। इनपुट और आउटपुट सेम प्रोपोर्शन से बढ़ रही है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो गया। और अगर इनपुट आउटपुट से ज्यादा में तो डिक्रीजिंग। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड प्रोडक्शन and law of variable proportions, law of returns and isoquants and its properties, माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में डिमिनिशिंग ट्रेंड हमने आपको बताया और उसकी प्रॉपर्टीज बताई। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ आई हैं, इनको अच्छी तरह से समझिए, गौर कीजिएगा, क्योंकि एज अ मैनेजर, एज अ एंटरप्रेन्योर, यू नीड टू अंडरस्टैंड production and production processes. You have to suggest your entrepreneur, if you are working in an organization, that what should we do, whether we should increase our level of production by increasing the inputs, right? So if it is law of increasing returns are there, you know, you can study this, you know that agar law of increasing return वहाँ पर है, फिर आप क्या करेंगे? You will suggest your entrepreneur, okay, increase the input, your output will increase, hence your profit will increase, right? So however the problem क्या होगा फिर, आप जब आप इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इंडस्ट्री आपकी फर्म्स गुजर रही हैं, तो फिर इंडस्ट्री क्या करेगी? अपने काम को एक्सपैंड करेगी, प्रोडक्शन को एक्सपैंड करती चले जाएगी, जिससे फिर क्या होगा? अल्टीमेटली इंडस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी फर्म्स जो हैं वो कब्जा कर लेंगी, और जब बड़ी बड़ी फर्म्स चंद कब्जा कर लें तो फिर डेफिनेटली उनके पास मार्केट पावर ज्यादा आ जाती है, और फिर वो कंज्यूमर के सरप्लस को जो है वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, उनसे छीन लेती हैं, राइट? सो इसी तरह से कांस्टेंट रिटर्न के बारे में आपके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन बताई। तो इंडस्ट्री प्रिवेल कर सकती है, जैसे है वैसे की जरूरत है। और डिक्रीजिंग के अंदर फिर बिल्कुल उसके उलट बड़ी बड़ी फर्म प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। तो इस तरह से बड़ी बड़ी फर्म्स जो मार्केट के अंदर मौजूद हैं वो बड़ी बड़ी नहीं रहेंगी। सो आई होप कि ये समरी भी आपको समझ आई है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।